हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो को पढ़ने के दो फ़ायदे, एक तो रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी और जिसके पास बुक है उसको समझ में आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर साहब के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, हमारे साथ बने रहें। ठीक है। तो गाइस, इनका नाम रविंद्र बाबू, ठीक है, 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में पैदा हुए। ठीक है। आपके वालिद बुजुर्गवार महर्षि यानी कि एक बुजुर्ग थे। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के 14वें यानी कि 14th बच्चे थे और सबसे छोटे बेटे थे। घर वाले मेहनत से उन्हें राबी कहते थे, मोहब्बत से उन्हें राबी कहते थे। आपके वालिद महर्षि एक सूफी मंश बुजुर्ग थे। उनकी सारी ज़िंदगी ईश्वर भक्ति और गरीबों की मदद करने में गुजरी। अपने ज़माने के मशहूर आलिम थे यानी एजुकेटर थे। बंगाली, संस्कृत और हिंदी के साथ साथ उर्दू और फ़ारसी ज़बानें भी है ना खासी जानते थे। सच्चे देशभक्त थे और शब रोज़ कौम और मुल्क की बहबूदी यानी बहबूदी बोलते हैं कि फलाह के काम, है ना, वेलफेयर के काम। ठीक है। हाँ ठीक है, शब रोज़ यानी दिन रात। ठीक है, मुल्क की बहबूदी यानी कि अच्छे काम की फ़िक्र में लगे रहते थे। टैगोर के ख़ानदान में बच्चों की तालीम और तरबियत यानी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसी मखसूस ढंग से दी जाती थी जिस पर, ठीक है, सदियों हिंदुस्तान की तहज़ीब और तमद्दुन को फ़ख्र रहा है। सुबह सवेरे उठना, मुंह हाथ धोकर दर्शन के लिए अखाड़े पर पहुंच जाना, अखाड़े से निकलते ही स्कूल चला जाना। ठीक है गाइस, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तमाम दिन स्कूल में गुजार कर सह पहर यानी कि तीसरे पहर को जब ये बच्चे वापस आते तो घर पर पढ़ाने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता और रात 9 बजे उन्हें कैदियों की तरह सोने पर मजबूर कर दिया जाता। एक टाइम था, मतलब सख्त रूल, है ना। टैगोर बंगाल के मुमताज़ तरीन अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे यानी बहुत ऊंचे ख़ानदान से। उस ख़ानदान में अपने बच्चों की तरबियत का ढंग भी बस नमूने का था यानी कि इसी तरीके से था। बच्चों के लिए ना तो कीमती कपड़ों का एहतमाम था, ना अच्छे अच्छे मुर्गन खानों का, ना ऐशो आराम का वो तमाम सामान फराहम किया गया था जिसने आज नस्लों को बर्बाद कर दिया है। आप समझ सकते हैं आज के जो वो है नस्ल है, नई नौजवान कैसे कैसे, मतलब टाइम से ना खाती है ना सोती है, इस तरीके से बात कहने का मकसद है इनका। ठीक है। सो गाइस, तो हम शुरू करते हैं आगे। हमने यहाँ पढ़ लिया था। खुद टैगोर मामूली कमीज़ और पाजामा पहनते, आमतौर पर स्लीपरों यानी जो घर पे पहने जाता है का एक जोड़ा मिला करता था। घर पर ज़्यादातर नंगे पांव रहते थे, वैसे तो हम भी रहते हैं बहरहाल। अभी टैगोर 8 ही बरस के थे कि उनके बड़े भाई ज्योतिनाथ बड़े भाई का नाम है, उनने उनसे कहा, राबी तुम शेर क्यों नहीं कहते। ठीक है, पेज पलटते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस, राबी उनको प्यार से कहते थे घर पे, राबी याद रखिएगा। टैगोर ने पहली नज़्म कमल पर लिखी। नज़्म कैसी थी कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि उसे देखकर ज्योतिनाथ की आँखों में खुशी के, ठीक है, आँखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने अपने छोटे भाई की हिम्मत बढ़ाई और सबसे पहले बंगाली बहर बोलते हैं, मतलब एक शेर व शायरी में एक वो होती है क्वालिटी, उतार चढ़ाव पर तालीम दी यानी उसने बताया। टैगोर की शायरी की ये इब्तिदा थी यानी शुरुआत थी। इसके बाद जब नॉर्मल स्कूल पहुँचे तो बाकायदा सुर्ख रंग की कापी पर शेर लिखने लगे। सुर्ख बोलते हैं लाल। अक्सर फुर्सत के वक्त ये अपने शेर ज्योति बाबू को सुनाया करते थे। ज्योति जब उन्हें अपने दोस्तों से मिलाते तो हमेशा दिख रहा है शायर की हैसियत से तारुफ कराते। इस हिम्मत अफजाई का ये नतीजा निकला कि ये जल्द शायर की हैसियत से रोशनास हो गए। ठीक है, हिम्मत अफजाई यानी कि किसी की तारीफ़ करना और हिम्मत देना।
बात कुछ और आगे बढ़ी। टैगोर की शहरत नावरल स्कूल के सुपरिटेंडेंट तक पहुंची, यानी उनकी मकबूलियत या वो फेमस हुए वहां तक उनके पास पहुंची। उन्होंने टैगोर के शेर सुनकर उन्हें अपने ख़ास शागिर्दों में शामिल कर लिया। ख़ास यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, अहम। तो गाइस, टैगोर की ज़िंदगी जिस अधूरी तालीम के दौर से गुज़र रही थी वो टैगोर के ख़ानदान के लिए किसी तरह इत्मीनान बख्श थी। ये अपने ना थी सॉरी ये अपने बड़े भाई ज्योतिनाथ के साथ उन्हें इंग्लिस्तान तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया गया। ये 1877 ईस्वी की बात है। टैगोर को पहले तो ईटन कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिल करा दिया गया, जहां वो कई महीने तक पढ़ते रहे, लेकिन जल्द ही उनका दिल उचाट हो गया। तासुब, काले गोरे का फ़र्क, तासुब बोलते हैं भेदभाव, ठीक है, ग़ुलाम और आका का इम्तियाज़, यानी कि हमारा देश ग़ुलाम था उस टाइम, उन सब बातों को उनका दिल बर्दाश्त न कर पाया और एक मर्तबा फिर उन्होंने अपना सारा ध्यान शेर व शायरी और अदबी मशगलों तरफ लगा दिया। उस ज़माने में उन्होंने नज़्म से ज़्यादा नस्र लिखने की कोशिश की, यानी नज़्म से हटकर जो भी लिखा जाता है उसे नस्र बोलते हैं, आप जानते हैं ना। नज़्म में दो लाइन, चार लाइन की एक लय में, एक बहर में होती है ना, काफिया और रदीफ़ के साथ, लेकिन नस्र में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए गाइस, हम आपको आगे बताते हैं। तो ये एक तरह से नसरी है, मान लीजिए। इंग्लिस्तान में कुछ दिन ठहरने के बाद जैसे गए थे वैसे वापस आए, कोई डिग्री साथ ना लाए, ठीक है। ख़ानदान के लोग नाराज़ थे, इसलिए उनको हुक्म मिला कि शीलदान पहुंचकर जागीर का इंतज़ाम करें। यहाँ उन्हें पहली बार इस हिंदुस्तान की गरीबी और अफलास, गांव वालों की भल मनसाहट यानी भोलापन और इंसानियत को गहरी नज़र से देखने का मौका मिला। यहाँ उन्हें गरीब काश्तकारों की काश्तकार यानी कि किसान ज़िंदगी से साबका पड़ा, यानी ताल्लुक़ पड़ा। यहाँ वो गरीबों और मज़दूरों के दुख दर्द में शरीक रहे और जागीर का इंतज़ाम इतना अच्छा किया कि सभी मुतमईन हो गए। यहाँ उनकी शायरी को नई ज़िंदगी मिली। उनके बहुत से ड्रामे और गीतों के मजमूए इसी शीलदान की पैदावार हैं, यानी इसी जगह उन्होंने लिखे या उनके जहन में ये सब चीज़ें आईं जिस तरह से उन्होंने ये लिखना शुरू किया। टैगोर को मौसीकी यानी म्यूज़िक से भी कुदरती लगाव था। आपने बचपन से मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की। उन्होंने न सिर्फ गीत लिखे बल्कि उन्हें दिलकश धुनों पर गाकर सुनाया। उन्होंने अपने गीतों की धुनें खुद बनाई। उनकी बनाई हुई धुनें गाइस, वो एक म्यूजिशियन भी रहे, एक तरह से कह सकते हैं, और गाया भी। रफ्ता रफ्ता बंगाल की यानी धीरे धीरे बंगाल की सबसे ज़्यादा मकबूल संगीत बन गई। उन्हें रामिंद्र संगीत का नाम दिया गया, यानी उनके नाम से। बंगाल की मौसीकी में रामिंद्र संगीत को एक अहम मुकाम हासिल है, ठीक है गाइस। टैगोर की एक और बात सुनकर आपको बड़ा अचंभा होगा, यानी आश्चर्य होगा। उन्होंने 60 साल से ज़्यादा की उम्र में मुसव्वरी सीखी, यानी कि तस्वीर बनाने का हुनर सीखा। भला इतनी उम्र को पहुंचकर इंसान किसी नए फ़न को क्या सीखता, अपने इस फ़न से भी उकता जाता है जिसका वो माहिर होता है। लेकिन टैगोर ने उम्र के इसी हिस्से में एक नए फ़न को सीखा, पूरी तवज्जो और मेहनत से सीखा, और अभी उसे सीखे हुए 10-12 साल भी ना हुए थे कि मुसव्वरी के माहिरों ने उन्हें मुसव्वरी के पैगंबर का दर्जा दिया, यानी बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया। टैगोर की तस्वीरें ज़्यादातर कुदरती मनाजिर पर हैं, यानी नेचुरल सीनरीज, जंगल के जानवरों पर हैं और परिंदों पर हैं। उन तस्वीरों की तादाद लगभग 3000 है, ठीक है। टैगोर हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े संगीतकार थे, बहुत बड़े मुसव्विर थे। सब बातों के साथ साथ इंसान भी थे, बहुत बड़े इंसान जिससे मिलते बराबरी से मिलते, बहुत अखलाक से मिलते, जिस किसी से मिलते उसकी हैसियत के मुताबिक बातें करते।
सो गाइस, उन्होंने एक ज़मींदार या जागीरदार के घर में आंख खोली थी, लेकिन उनकी सादा ज़िंदगी काबिले रश्क थी। ये रश्क ऐसी चीज़ जिसकी ख्वाहिश जिसके जैसा बनने की हर आदमी ख्वाहिश करे, लालच करे, उसे बोलते हैं रश्क। ठीक है। सादा सादा लिबास पहनते थे। खाने में किसी किस्म का तकल्लुफ़ नहीं, हमें तकल्लुफ़ यानी कि मतलब ऐसा कुछ चाहत नहीं थी। हमेशा सादा ग़िज़ा खाते थे। अपने शागिर्दों को भी यही मशवरा नहीं, सलाह, सादा और कुदरती उसूलों पर ज़िंदगी बसर करो। टैगोर को उस्ताद की हैसियत से बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। हिंदुस्तान के पुराने ऋषियों की तरह उन्होंने हमारे लिए एक लाजवाब तर्का छोड़ा है, ठीक है, और वो है शांति निकेतन। उन्होंने कलकत्ता से 90 मील के फासले पर, 90 भी बोलते हैं, एक छोटे से स्कूल की बुनियाद डाली। यहाँ बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। उस स्कूल को चलाने में उन्हें बड़ी माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। माली यानी कि पैसा रुपया का प्रॉब्लम हुई, ठीक है। माली मतलब पैसा। पूरी का घर बेचा, पूरी में एक जगह है, उनका घर उन्होंने अपना घर बेचा। बीवी की जेवरात फ़रोख्त किए यानी बेचे, और थोड़ी बहुत इमदाद यानी हेल्प्स बाहर से हासिल की यानी लोगों से या फ़ौरन। खुदा करके उसे विश्व भारती की शक्ल दी, और अब इस इदारे को यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है, यानी कि यूनिवर्सिटी विश्व भारती, सुना होगा आपने। लाफानी शाहकार यानी ऐसा शाहकार जो मरे ना कभी। गीतांजलि का खालिक और कौमी तराना का जन्मदाता, यानी कौमी तराना भी इन्होंने लिखा है, जनगण मन जो भी है। 7 अगस्त 1941 ईस्वी को इस दुनिया से रुखसत हो गया। अर्थी के साथ कई मील लंबा जुलूस था। उस जुलूस में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे और सिख भी थे। दूसरे मुल्कों के वो लोग भी थे जो कलकत्ता में रहते थे, और ये सब शायर आज़म के आखिरी दर्शन के लिए बेताब थे, बेकरार थे। और इसको लिखा है मौलवी अब्दुल हक साहब ने, यानी रविंद्रनाथ टैगोर की जो कहानी है ये, इसको लिखा है मौलवी अब्दुल हक साहब ने। तो गाइस चलिए फिर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे सारे चैनल को सारे वीडियोस को शेयर करें, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ये तो आप कर ही देंगे। ओके, बाय बाय, अल्लाह।